जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, नेताजी सुभाष की गौरव गाथा के भाग 20 में आपने देखा कि जब आजाद हिंद फौज में विश्वासघात की कुछ घटनाएं सामने आई तो इनसे आहत नेताजी सुभाष ने गद्दारों को गोली मारने के आदेश जारी किए थे। अप्रैल 1945 तक जापान की फौज बर्मा से जा चुकी थी। आजाद हिंद फौज भी छोटी सी फौज, जिसके पास ना हथियार थे ना गोला बारूद, सैनिक घायल थे, बीमार थे, इलाज के लिए दवा तक नहीं थी, खाने के लिए राशन नहीं था। वो छोटी सी फौज सिर्फ जज्बे के सहारे दुश्मन की इतनी बड़ी फौज का सामना कितनी देर करती। घोर निराशा और हताशा के उस वातावरण में 24 अप्रैल 1945 को नेताजी सुभाष ने अपने ट्रुप्स को भी सरेंडर करने के आदेश जारी कर दिए। लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ था। नेताजी का कहना था कि यह सरेंडर युद्ध की समाप्ति नहीं है। जब तक हम भारत को आजाद नहीं करवा लेते, यह संघर्ष जारी रहेगा। आजाद हिंद सरकार के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने नेताजी से आग्रह किया कि तुरंत बर्मा छोड़कर बैंकॉक चले जाएं, ताकि आजादी का संघर्ष जारी रखा जा सके। उस समय बर्मा में रुकने का मतलब था कि किसी भी दिन अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिया जाना, और उसके बाद तो अंग्रेज नेताजी को फांसी चढ़ा देते या गोली से उड़ा देते। और इस अनुमान में कुछ गलत नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन अमेरिका ने 23 दिसंबर 1948 को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री तोजो को भी फांसी पर लटकाया था। नेताजी सुभाष बर्मा को छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं थे, लेकिन साथियों के ये समझाने के बाद कि यदि आप ही नहीं रहेंगे तो इस युद्ध को जारी कौन रखेगा, तब नेताजी सुभाष बर्मा छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, ताकि युद्ध को नए रूप से, नए ढंग से, नई ऊर्जा के साथ फिर से छेड़ा जा सके। लेकिन बर्मा छोड़ने से पहले 24 अप्रैल 1945 को उन्होंने 2 संदेश जारी किए। पहला संदेश बर्मा में बसे भारतीयों के लिए था और दूसरा आजाद हिंद फौज के वीर सैनिकों के लिए। नेताजी ने भारत की आजादी के संघर्ष में दिए योगदान के लिए बर्मा में बसे भारतीयों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। अपने देशवासियों को ढांढस बंधाते हुए नेताजी ने कहा था, दिन निकलने से ठीक पहले रात अधिकतम अंधेरी होती है। हम इस समय अधिकतम अंधेरे से घिरे हुए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सुबह अधिक दूर नहीं है। और आजाद हिंद फौज के बहादुर सैनिकों को संबोधित करते हुए नेताजी ने कहा, इंफाल और बर्मा में हम आजादी के संघर्ष का पहला राउंड हार गए हैं, लेकिन यह केवल पहला राउंड था। हमें अभी कई और राउंड लड़ना है। मैं जन्म से ही आशावादी रहा हूं और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानूंगा। साथियों, इस कठिन समय में मैं आपसे केवल इतना ही कहूंगा, यदि आपको अस्थायी रूप से हार का सामना भी करना पड़े तो लड़ते हुए, राष्ट्रीय तिरंगा ऊंचा उठाए हुए, नायकों की तरह लड़ते हुए, सम्मान और अनुशासन के सर्वोच्च आदर्श को बनाए रखते हुए हो। भारत आजाद होगा और शीघ्र आजाद होगा। दोस्तों, 23 अप्रैल 1945 को अधिकांश जापानियों ने रंगून छोड़ दिया था और उन्होंने नेताजी को भी सलाह दी थी कि विमान द्वारा बैंकॉक चले जाएं। पर नेताजी ने विमान से बैंकॉक जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय रंगून में बड़ी भारी संख्या में रानी झांसी रेजिमेंट की लड़कियां भी थी। नेताजी उन्हें वहां से सकुशल निकाले बिना स्वयं नहीं जा सकते थे। वे सब लड़कियां नेताजी को पिता तुल्य मानती थी और नेताजी उनके सम्मान और सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते थे। रानी झांसी रेजिमेंट की वीरांगनाओं के साहस और त्याग की कहानी भी स्वर्णाक्षरों में लिखी गई थी। दोस्तों, अक्टूबर 1944 में नेताजी ने मेमेओ स्थित आजाद हिंद फौज के बेस अस्पताल का दौरा किया था। उस समय वहां पर 2000 घायल और बीमार सैनिकों की देखभाल करने वाली नर्स रानी झांसी रेजिमेंट की लड़कियां ही थी।
बीमारों और नर्सों की संख्या का अनुपात बहुत ज्यादा था। बेला दत्त नाम की 16 साल की नर्स अकेले ही 85 बीमारों की देखभाल कर रही थी, जिनको गंभीर पेचिश थी। वो इनके कपड़े धो रही थी, स्पंज बाथ दे रही थी, और वे बीमार सैनिक उसकी पूजा कर रहे थे। उन्होंने नेताजी से कहा था, नेताजी, ऐसी सेवा तो हमारी मां और बहन भी नहीं कर पाती। यह सुनकर नेताजी की आंखें भर आई थी। जो लड़कियां बर्मा की ही रहने वाली थी, उन्हें उनके घर भेजने का इंतजाम किया गया, और जो मलाया या थाईलैंड की रहने वाली थी, उन्हें नेताजी ने अपने साथ बैंकॉक ले जाने का निश्चय किया। 24 अप्रैल को 15 लॉरियों में रानी झांसी रेजिमेंट की लड़कियों को लेकर 6 कारों में आजाद हिंद फौज के हेडक्वार्टर्स के स्टाफ के साथ नेताजी सुभाष रात को बैंकॉक के लिए रवाना हुए। मेजर पीएस रतूड़ी के नेतृत्व में जांबाज यूनिट के 600 जवान भी पैदल ही बैंकॉक के लिए निकल पड़े। बचे हुए 5000 जवानों को रंगून में छोड़ दिया गया, ताकि वहां रह रहे भारतीयों की जान व संपत्ति की तब तक रक्षा हो सके जब तक कानून व्यवस्था बहाल नहीं हो जाती। यह बड़ी विचित्र स्थिति थी दोस्तों। जापानियों के वहां से चले जाने के बाद वहां गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। कल तक जिन अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे, आज उन अंग्रेजों के आ जाने के बाद ये सभी 5000 सैनिक भी पकड़े जाने थे। रंगून से बैंकॉक की सड़क दूरी लगभग 900 किलोमीटर थी। सड़कें टूटी हुई थी, घने जंगल थे, तेज बारिश और रात का अंधेरा। गाड़ियों की हेडलाइट्स भी ऑफ थी। अगर ऑन करते तो दुश्मन को इनकी पोजीशन की खबर हो सकती थी। बेहद खतरनाक यात्रा थी, और इसका विवरण हमें मिलता है रानी झांसी रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट जानकी थेवर की डायरी से। वे लिखती हैं, रात भर चलने के बाद अगली सुबह हम सब पेड़ों के नीचे आराम कर रहे थे। तभी दुश्मन के विमान आकर आसमान में मंडराने लगे। हम सब छिपने की जगह ढूंढ रहे थे, और नेताजी आराम से बैठे शेव कर रहे थे। विमान उन्हें नहीं देख पाए और चले गए। लेफ्टिनेंट जानकी थेवर आगे लिखती हैं, दिन में नेताजी सब जगह घूम घूम कर यह देख रहे थे कि सब लड़कियां ठीक ठाक तो हैं। हम धान के खेत से गुजर रहे थे, तभी दुश्मन के 6 लड़ाकू विमान आ गए। मैंने नेताजी से कहा, झुक जाइए और ओट ले लीजिए। विमानों को देखकर नेताजी नीचे बैठे, सिगरेट सुलगाई और पीने लगे। विमान हमें नहीं देख पाए। यह आश्चर्य ही था कि नेताजी हर बार बाल बाल बच जाते थे। जब तक भारत आजाद नहीं हो जाता, तब तक नेताजी को कुछ नहीं हो सकता, ऐसा विश्वास था जानकी थेवर को। दोस्तों, शाम के 4 बज चुके थे। नेताजी नक्शे का अध्ययन कर रहे थे। तभी अचानक उन्होंने आदेश दिया कि कोई मोटरसाइकिल लेकर जाए और जांबाज यूनिट को कहे कि सड़क मार्ग छोड़कर रेलवे लाइन के साथ चलें, क्योंकि उस सड़क पर शत्रु के टैंक्स आने का खतरा था। यह आदेश एकदम सही समय पर दिया गया था। जांबाज यूनिट को सड़क छोड़े कुछ मिनट ही हुए थे कि धड़ धड़ाते हुए दुश्मन के टैंक वहां आ गए। सब सैनिक बच गए थे। यह नेताजी की सूझबूझ थी या पूर्वाभास, ये तो वही जाने। लेफ्टिनेंट जानकी थेवर आगे लिखती हैं, 26 अप्रैल की रात हम सब फिर चल पड़े। तेज वर्षा हो रही थी। नेताजी पूरी तरह भीग चुके थे। सड़क की हालत बेहद खराब थी। अचानक नेताजी की कार फिसलकर 8 फुट गहरे गड्ढे में जा गिरी, पर नेताजी को कोई चोट नहीं लगी थी। 26 अप्रैल को दिन में वाव नदी के पास जब आराम कर रहे थे, तो फिर से दुश्मन के विमान आ गए और गोलियां बरसाने लगे। 5 लॉरियां नष्ट हो गई थी। जनरल एसी चटर्जी ने नेताजी से शेल होल में छिपने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट जानकी थेवर लिखती हैं, गुस्से में तमतमाते हुए नेताजी ने कहा, जब लड़कियों को छिपने की कोई जगह नहीं है, तो मैं कैसे ट्रेंच में छिप सकता हूं। वे खड़े रहे और सिगरेट पीते रहे। बिना किसी कवर के नेताजी फिर से बच गए थे। 26 अप्रैल की रात को तेज बारिश
और कीचड़ के कारण नेताजी की कार धंस गई। सितांग नदी तक आखिरी 10 मील वे पैदल ही चले थे। अगले दिन दुश्मन के जहाजों ने नेताजी के हेडक्वार्टर पर फिर से बम गिराए। जिस ट्रेंच में नेताजी बैठे थे वहीं उनके साथ लेफ्टिनेंट नजीर अहमद भी बैठे थे। उस हमले में वे मारे गए थे। नेताजी फिर से बच गए थे। 27 अप्रैल की रात को फिर से नेताजी और बाकी लोग 10 मील पैदल चले। सबकी पीठ पर अच्छा खासा बोझ था। नेताजी भी अपना सामान खुद उठाए हुए थे। 28 अप्रैल की रात को 15 मील पैदल चले। 29 अप्रैल के बारे में जानकी थेवर लिखती हैं, हम सब बैठे थे। मैंने नेताजी से कहा कि अपने भारी बूट उतारकर अपने पैरों को कुछ आराम दे दें और अपने मोजे उतारकर मुझे दें ताकि मैं उन्हें धो सकूं। जैसे ही उन्होंने अपने जूते और मोजे उतारे, उनके पांव पूरी तरह छालों से भरे पड़े थे। हम सबने नेताजी से विनती की कि कार में चढ़ लें, पर वे नहीं माने और 15 मील हम सब पैदल ही चले। 30 अप्रैल की रात भी वे पैदल ही चले। अगली सुबह वे सब मुलमीन पहुंच गए। निरंतर 6 दिन चलने के बाद मुलमीन पहुंचे थे। इस दौरान नेताजी मुश्किल से 2 घंटे प्रतिदिन सोए थे। जानकी थेवर बताती हैं, मुलमीन पहुंचकर भी नेताजी को आराम नहीं है। वे हमारे लिए भोजन और रहने की व्यवस्था में लगे हैं। 6 दिन लगभग भूखे मरने के बाद अच्छा भोजन मिला, लेकिन हम सब इतने थके थे कि ठीक से खा ही नहीं सके। दोस्तों, 1-2 मई की रात को नेताजी ने रानी झांसी रेजिमेंट की लड़कियों को रेल द्वारा बैंकॉक रवाना किया। उन्होंने जनरल चटर्जी और मेजर शौकत अली मलिक को रानी झांसी रेजिमेंट की लड़कियों के साथ भेजा और स्वयं पीछे रह गए, क्योंकि जांबाज यूनिट अभी तक वहां नहीं पहुंची थी। जांबाज यूनिट के मुलमिन पहुंचने के बाद उनका रेल द्वारा बैंकॉक पहुंचने का इंतजाम करने के बाद नेताजी भी 6 मई को कार से बैंकॉक पहुंच गए। मेकटिला से सुरक्षित पिनमाना पहुंचने के बाद मार्च 1945 में नेताजी ने आजाद हिंद फौज की नंबर 1 डिवीजन के बचे खुचे स्वस्थ सैनिकों को लेकर एक रेजिमेंट तैयार की थी, ताकि पिनमाना में रुककर शत्रु से टक्कर ले सकें। इस रेजिमेंट को एक्स रेजिमेंट का नाम दिया गया था और कर्नल ठाकुर सिंह को इसका कमांडिंग अफसर बनाया गया था। लगभग 2 महीने तक ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों में भूखे प्यासे भटकते भटकते एक्स रेजिमेंट के 1000 जवान भी 1000 मील से ज्यादा चलकर 27 मई को बैंकॉक पहुंच गए थे। नेताजी दिन रात अपने बहादुर सैनिकों के खाने पीने और रहने की व्यवस्था में लगे थे। उनकी नजर में आराम के लिए कोई स्थान नहीं था। इसके बाद क्या हुआ, यह जानने के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार। जल्दी ही फिर भेंट होगी। आज की कहानी, आज की जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।